हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम मध्य युग के प्रतिनिधि राजनीतिक विचारक जियाउद्दीन बर्नी के बारे में देखेंगे। देखिए, इस वीडियो को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट में हम लोग जियाउद्दीन बर्नी के पॉलिटिकल थॉट्स देखेंगे। सेकंड में हम उनके बारे में कुछ फैक्ट्स देखेंगे जिन पर क्वेश्चंस बनते हैं। और थर्ड पार्ट में हम ये देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं और हमको उनको किस तरह से सॉल्व करना है। कोशिश करूंगी कि हम ये तीनों पार्ट इसी वीडियो में कंप्लीट कर लें। बर्नी के बारे में समझने से पहले उनकी जो पृष्ठभूमि रही है वो देखना भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि किसी भी विचारक की पृष्ठभूमि उसके विचारों पे बहुत ही गहरा प्रभाव छोड़ती है। देखिए, जियाउद्दीन बर्नी जो थे बहुत ही बड़े विद्वान थे और ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने लगभग 46 शिक्षकों से ज्ञान प्राप्त किया था। और उनकी जो फैमिली है उन्होंने 3 राजवंशों इल्बरित, खिलजी और तुगलक के साथ समय बिताया था। और जो बर्नी का जो टाइम पीरियड है उस वक्त जो एक इम्पॉर्टेंट बात ये थी कि उस वक्त इस्लाम भारत में अपनी जड़ें ढूंढ रहा था, यानी इस्लाम का प्रचार प्रसार होने लगा था और उसका सीधा संघर्ष ब्राह्मणवाद के साथ था। देखिए, बर्नी ने अपनी रचनाओं में एक तरफ तो हिंदू धर्म पे प्रहार किया है, लेकिन वो जानते थे कि ब्राह्मणवाद की इम्पोर्टेंस क्या है, वो उसकी शक्ति को जानते थे। इसीलिए वो उनका एक स्टेटमेंट या उनकी रचनाओं में ये बात देखी गई है कि जब तक एक भी ब्राह्मण है इसे नष्ट नहीं किया जा सकता। इसलिए उन्होंने शक्ति के बल पर इस्लाम के प्रचार प्रसार का समर्थन किया था। देखिए, बर्नी हिंदू धर्म के अंदर जो फिलोसॉफिकल एलिमेंट थे उसकी इम्पोर्टेंस जानते थे, इसलिए उन्होंने इस्लाम में भी वही फिलोसॉफिकल एलिमेंट्स डालने की कोशिश की। मतलब एक तरह से प्रस्तुत किया उसे दार्शनिक रूप से। नेक्स्ट, ये कुछ इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं बर्नी की जो हमको याद रखनी है। देखिए, रचनाओं का सीक्वेंस नहीं पूछा जाएगा क्योंकि इनके बारे में कुछ भी ऑथेंटिक प्रूफ नहीं है कि कौन सी पहले आई हैं, बट इनकी रचनाएं बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आपको सारी ही रचनाएं नाम याद रखने हैं। क्वेश्चन इसी तरह से बनेगा, कौन सी रचना बर्नी की है या कौन सी रचना इसमें से बर्नी की नहीं है। और इसमें से मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो इनकी रचना है वो है तारीख़ फिरोज शाही। देखिए, जो सर सैयद अहमद खां थे उन्होंने तारीख़ फिरोज शाही का संपादन किया था। बर्नी के पृष्ठभूमि के बारे में एक और 2-3 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हम देख लेते हैं कि ये प्रसिद्ध जो चिश्ती फ़कीर थे हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया, उनके तो शिष्य थे, भक्त कह सकते हैं, शिष्य कह सकते हैं। और जो अमीर हसन संजरी और अमीर खुसरो के मित्र थे। ये क्वेश्चन भी बन जाता है किसके मित्र थे, या इस तरह इनकी ना पृष्ठभूमि से भी क्वेश्चंस बनते हैं और इनकी फिलोसफिकल थॉट से भी क्वेश्चन बनते हैं। नादिम सलाहकार रह चुके हैं, किसके रह चुके हैं? मोहम्मद तुगलक के, यानी कि एक इनको नदीम का पद मिला था। ऑलमोस्ट 17-18 ईयर्स तक इन्हें नदीम का पद मिला था और इनको भटनेर के किले में भी बंद किया गया था। इनकी जो पूरी जीवनी है उसके अंदर अगर हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे तब उसके अंदर आता है कि इन्हें भटनेर के किले में राजद्रोह के आरोप में बंद किया गया था। अब हम इनके कुछ फिलोसफिकल या पॉलिटिकल थॉट देख लेते हैं और आप थॉट बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि कहीं कहीं आपको कॉन्ट्राडिक्शंस मिलेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। बर्नी के पॉलिटिकल थॉट्स हम 2-3 पॉइंट से देखेंगे कि वो राजा के बारे में क्या कहते हैं, शासक के बारे में क्या कह रहे हैं, शासन कैसा होना चाहिए, किस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए, राज्य किस तरह से चलाया जाना चाहिए। यही सारे विचार उनकी सारी रचनाओं में मिलते हैं जो थोड़े बहुत बिखरे बिखरे हैं, जिनको एक तरह से इकट्ठा करके और उनके विचारों का सार निकाला गया है। देखिए, सबसे पहली बात है कि जो बर्नी का जो पॉलिटिकल थॉट्स हैं या जो उनकी पॉलिटिकल जो चिंतन हम कह सकते हैं वो सार्वभौमिक और मध्ययुगीन दोनों ही है। सार्वभौमिक कैसे कह सकते हैं कि कुछ जगह उनके विचारों में हमें विवेक, ज्ञान, शाश्वतता या प्रगतिशीलता और सेंसिटिविटी, इस तरह की चीज़ें दिखती है और कहीं कहीं वो थोड़े से हमें कठोर लगते हैं। और मध्ययुगीन, जैसा कि हमने आपको बताया कि धर्म का जो कंपटीशन चल रहा था और वहाँ जो उस वक्त की जो परिस्थितियाँ बदल रही थी उसमें उन्होंने जो अपने विचार दिए थे वो उनके राजनीतिक विचारों पे बहुत प्रभाव
डालते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि बर्नी राज्य के बारे में क्या कहते हैं। बर्नी राज्य को एक स्वाभाविक संस्था मानते हैं और उनका कहना है कि जो लोग होते हैं उनको राज्य में रहना आवश्यक है। और एक राज्य का कार्य क्या होना चाहिए? राज्य का कार्य न्याय की स्थापना करना चाहिए, गरीबों की सहायता करना चाहिए, और यही सब असहायों की सहायता करना, गरीबों की सहायता करना, राज्य में शांति व्यवस्था बनाए रखना, ये सब एक राज्य का कर्तव्य होना चाहिए। कुल मिलाकर बर्नी का जोर न्याय और सत्य की स्थापना पर रहता है। देखिए, बर्नी के अनुसार एक अच्छा राज्य वो है जो धर्म की रक्षा करे और प्रजा के लिए लोक कल्याणकारी कार्य करे। एक स्वस्थ, श्रेष्ठ और लोक हितकारी राजतंत्र की बात कर रहे हैं वो, जो कि हमेशा जनता के धर्म की रक्षा करता है और जो प्रजा को धर्म के अनुसार व्यवहार करने के लिए, धर्म के अनुसार आचरण करने के लिए प्रेरित करता है। देखिए, उन्होंने ये निरंकुश जो शासन है स्वीकृत किया था, उन्होंने निरंकुश शासन व्यवस्था को, और ऐसे शासन को उन्होंने शैतान का घर कहा था। क्यों कहा था? क्योंकि इससे राजा के प्रति जनता की घृणा बनेगी, और ऐसी घृणा से राजा का जो स्वरूप है, उन्होंने एक तरह से राजा को बहुत ही महिमा मंडित किया था और राजा को बहुत सारे कर्तव्य दिए थे। बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है राजा उनके पॉलिटिकल थॉट्स में। आगे हम उनके पॉलिटिकल थॉट्स देखेंगे जब उसमें राजा के बारे में पढ़ेंगे। राजा ऐसा होना चाहिए जो धर्म की रक्षा करे और जो धार्मिक ग्रंथों के अनुसार, कुरान के अनुसार आचरण करें। और बर्नी ने यह भी कहा है कि अगर कुरान के विरुद्ध आचरण किया जाएगा तो वो ही अत्याचार है। देखिए, बर्नी कुरान के अलावा और किसी भी ग्रंथ को स्वीकार नहीं करते थे, और वो यहाँ तक कह देते थे कि विज्ञान को भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। उनका स्टेटमेंट था कि इस्लाम के परंपरागत ज्ञान के विपरीत जो भी है वह निरर्थक है, सही धर्म में केवल इस्लाम है। और जो हम एक तरह से कह सकते हैं कि जो इनका राज्य था, बर्नी का जो राज्य था, वो धर्म सापेक्ष राज्य था। इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, क्वेश्चन बनता है, धर्म सापेक्ष राज्य था, याद रखिएगा। बर्नी समानता में भी विश्वास नहीं रखते थे। बेसिकली उनकी जो निम्न जातियां हैं उसके प्रति थोड़े घृणा के भाव थे। और बर्नी ने बलबन की प्रशंसा इसलिए की थी कि उसने हमेशा कुलीन लोगों को ऊंचे पद दिए थे। मतलब वो निम्न जातियों से इतनी नफरत करते थे कि वो उनको उच्च पद देने के भी पक्ष में नहीं थे, और इसलिए वो मोहम्मद तुगलक की आलोचना करते थे, क्योंकि उन्होंने निम्न जाति के तबके के जो व्यक्ति थे उन लोगों को उच्च पद दिए थे। इवन वो तो मुसलमानों में भी जो निचले तबके के मुसलमान थे उनको शिक्षा नहीं दिए जाने के बारे में बात करते थे। बर्नी के राजतंत्र संबंधी विचार देखते हैं। देखिए, इनके राजतंत्र संबंधी विचारों में थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्शन है, आप अच्छे से समझिएगा। एक तरफ तो वो कह रहे हैं कि जो उनकी राजतंत्र की पहली अवधारणा है वो ये है कि वो परंपरा पर आधारित है, यानी कि राजा पापी है और इसलिए उसे संसार में ऐसा काम करना पड़ रहा है जिसकी परमिशन कुरान और पैगंबर नहीं देते हैं। और एक जगह वो कह रहे हैं कि राजा इस पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है, उसकी परछाई भी है। और एक जगह कह रहे हैं कि राज्य का शासन करते समय राजा को परस्पर विरोधी गुणों से प्रभावित होना पड़ता है। विरोधी गुणों से कैसे? कि एक तरफ तो उसे कुरान के अनुसार आचरण करना है, उसे अत्याचार नहीं करना चाहिए, उसे जनता का कल्याण करना चाहिए, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करनी चाहिए, और एक ही तरह वह राजा को परमिशन दे रहा है कि कुरान के अनुसार आचरण करने के लिए वो भी साम दाम दंड भेद अपना सकता है। और इसके साथ वो कह रहे हैं कि एक तरफ तो आप पाप करते जाइए और एक तरफ आप ईश्वर से क्षमा मांगते रहिए। देखिए, बर्नी ने एक विशाल और सुसज्जित, जिसे कहना चाहिए कि हाथी घोड़े होने चाहिए, और बहुत ही हष्ट-पुष्ट सेना का समर्थन किया है उन्होंने। और उन्होंने कहा है कि सेना राज्य की प्रथम आवश्यकता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि उन्होंने सेना के बारे में क्या कहा है। देखिए, बर्नी ने जो राजतंत्र की जो बात की है वो एक तरह से इसे एक संस्था का रूप देना चाहते थे। वो राजतंत्र का संस्थानीकरण करना चाहते थे। कैसे संस्थानीकरण? कि वो राजा को
कानून का निर्माण करने का भी अधिकार दे रहे हैं, वो उसे प्रशासन चलाने का भी अधिकार दे रहे हैं, यानी कि वो राजा को स्वयं को एक संस्था बनाना चाहते हैं और राज सत्ता के जो निरंकुश उपयोग के भी वो विरुद्ध है। तो आप एक बिल्कुल जो फाइन लाइन है इनके विचारों में, आप वो देखिएगा कि वो राजा को अधिकार भी दे रहा है, बहुत ज़्यादा अधिकार दे रहे हैं, और एक तरफ वो निरंकुश उपयोग के भी विरुद्ध है। तो ये जो बारीक बारीक इनके जो विरोधाभास हमको इनकी रचनाओं में मिलते हैं, वो अगर क्वेश्चंस में आ जाते हैं तो हमको फंसा सकते हैं। इसलिए इनके आप विचारों को थोड़ा 2-3 बार अच्छे से पढ़िएगा, ताकि आप वो जो फाइन लाइन है वो समझ पाएँ कि वो कहाँ और किस परिस्थिति में क्या कह रहे हैं। आप इसे इस तरह समझिए कि वो राजा को तो बहुत अधिकार दे रहे हैं, लेकिन वो शासन को निरंकुश नहीं बनाना चाहते हैं। निरंकुश राज सत्ता सरकार और प्रशासन को स्थिरता प्रदान करने का सिर्फ एक साधन है, इसे लक्ष्य नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि बर्नी जानते थे कि अगर निरंकुश राज सत्ता होगी तो उसके जो दुष्परिणाम होते हैं, इस कारण से ही वो राज सत्ता पर नियंत्रण लगा रहे थे। बर्नी कहते हैं कि राजा निरंकुश नहीं होना चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ वो जो हिंदुओं के प्रति उनकी जो भावना थी, उसके लिए वो एक शक्तिशाली राजा का समर्थन कर रहे थे। बेसिकली बर्नी राजतंत्र की जो कमियां हैं उनको समझ रहे थे, लेकिन उसके बाद भी उसका समर्थन कर रहे थे, क्योंकि उनके अनुसार जो समाज में व्यवस्था है उसको बनाए रखने का इसके अलावा और कोई उपाय उन्हें नहीं दिख रहा था। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और स्टेटमेंट्स देख लेते हैं जिन पर क्वेश्चंस बनते हैं। बर्नी बादशाहत यानी कि राजशाही का विरोध कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ ही उसे आवश्यक समझ रहे हैं। देखिए, उन्होंने फतवा जहांदारी में राजा या सुल्तान के बारे में काफ़ी कुछ कहा है। तो कुछ इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स हैं कि सुल्तान ईश्वर का उपाध्यक्ष, ईश्वर की छाया है। उन्होंने वंशानुगत सिद्धांत का समर्थन किया है। उन्होंने राजा के लिए कहा है कि राजा या सुल्तान शक्कर की तरह नहीं होना चाहिए और ना ही जहर की तरह होना चाहिए। भय और ताकत सुल्तान के अधिकारों का हिस्सा है। अब देखिए क्वेश्चन किस तरह से बनेगा कि उन्होंने सुल्तान के अधिकारों का हिस्सा किसे बताया है, भय और ताकत को। उन्होंने अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करने का कार्य सुल्तान को सौंपा है। न्याय को सामाजिक संगठन का आधार बताया है। उन्होंने हिंदुओं को रईस, राणा, ठाकुर, शाह, मेड़ता, पंडित, ये इतने सारे नाम हैं जो उन्होंने हिंदुओं को दिए थे। उन्होंने कैटेगरी वाइज दिए थे कि जैसे जो माइनर रूलर होते हैं उनको राणा कहा था, जो योद्धा हैं उनको ठाकुर कहा था, बैंकर्स को शाह कहते थे, और जो क्लर्क होते हैं उन्हें मेड़ता कहते थे। उन्होंने राजा के कर्तव्यों में बताया है कि अगर कोई विपत्ति पड़ जाती है या कोई महामारी होती है तो उस वक्त राजा को न तो कर लगाना चाहिए, न ही कोई उपहार वाली व्यवस्था रखनी चाहिए। शासक वर्ग का प्रतिनिधि विचारक कहा जाता है बर्नी को। और उन्होंने राजा के कर्तव्यों में कहा है कि राजा 3 बातों में न्याय के मार्ग से अलग हो सकता है: नास्तिकों पर बलात् इस्लाम लादना, राज्य की रक्षा करना, या अपने वफादारों को पारितोषित करना यानी उन्हें ओब्लाइज करना। बर्नी ने कर को इक्ता कहा है और जमींदार को इक्तादार कहा है। बर्नी के अनुसार जो कानून होता है वो 2 तरह का होता है, एक तो शरीयत और एक जवाबित। देखिए, जो शरीयत है वो कुरान के अनुसार होगा और जो जवाबित होगा वो सुल्तान द्वारा यानी कि व्यवहारिक होगा। सेना का जो मॉडल उन्होंने स्वीकार किया था वो मंगोल मॉडल था, और जो मुख्य न्यायाधीश होगा वो काजी उल कुज्जत कहलाएगा और प्रांतीय न्यायाधीश सदर उल मुल्क कहलाएगा, जो कि धार्मिक मामलों में मुफ्ती होगा। देखिए, ये सारे क्वेश्चंस बनते हैं, आपको याद करने हैं ये उन्होंने क्या किसको नाम दिया है, और ये जो पदों का जो वर्गीकरण उन्होंने किया है ये सारे आपको याद रखने हैं अच्छी तरीके से। उन्होंने राजा को 5 बुराइयों से दूर रहने की बात की है। एक तो झूठ से दूर रहना चाहिए, छल कपट से, अन्याय से, और ढुलमुल की नीति नहीं अपनानी चाहिए, और जो कूप मानसिकता होती है यानी जो मानसिक दुर्बलता होती है उससे उसे दूर करने के लिए कहा है। 24 सलाह उन्होंने राजा के बताई। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 24 सलाह किसके द्वारा दी गई है। इसे उन्होंने मेनली 8 पार्ट में डिवाइड किया था, और वो राजा को कहते हैं कि राजा को आडंबरपूर्ण जीवन जीना चाहिए।
कल्याणकारी शासन की बात करते हैं, न्याय पर बहुत बल देते हैं। दंड व्यवस्था में उन्होंने हिंदू मुस्लिम में भेद नहीं किया है, हिंदू और मुस्लिम के अंदर वो दंड व्यवस्था समान रखना चाहते हैं और राजतंत्र का समर्थन करते हैं, निम्न वर्ग की शिक्षा का विरोध करते हैं, कुलीन तंत्र का समर्थन करते हैं। क्वेश्चंस पे आते हैं कि क्वेश्चन किस तरह के बनेंगे और आपको किस तरह से सॉल्व करने चाहिए। एक तरह के क्वेश्चन तो बनेंगे जो फैक्ट बेस होंगे, जिसमें आपसे स्टेटमेंट पूछ सकते हैं, उनकी बुक्स पूछी जा सकती है, या जिस तरह से मैंने बताया था कि कर को क्या कहा है, जमींदार को क्या कहते थे, सेना का कौन सा मॉडल अपनाया था, इस तरह के क्वेश्चन बनेंगे। और एक तरफ कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछेंगे कि उन्होंने किस तरह की शासन व्यवस्था अपनाई थी, या वो राजा को क्या सलाह देते थे। तो आप मेनली चांस है कि आप कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन में फंस जाएंगे, क्योंकि एक तरफ वो राजतंत्र का समर्थन कर रहे हैं, एक तरफ वो निरंकुश राजतंत्र का विरोध कर रहे हैं, एक तरफ वो राजा को न्याय के मार्ग पर चलने के लिए कह रहे हैं, और एक तरफ वो राजा को असीमित अधिकार भी दे रहे हैं, असीमित अधिकार दे रहे हैं, और एक तरफ वो राज्य पर नियंत्रण भी लगा रहे हैं। तो ये जो सारे आपको जो विरोधाभास लगेंगे ना, इन पे क्वेश्चंस बनेंगे। तो आप जब सॉल्व करेंगे, जब भी आपको ऑप्शन आए, आप अच्छी तरह समझिए, जब भी जो भी ऑप्शन आए, आप उसमें सबसे ज़्यादा राइट जो ऑप्शन लगेगा आप उसको टिक करेंगे। अगर राजतंत्र भी आ गया है और निरंकुश राजतंत्र भी आ गया है कि उन्होंने किसका समर्थन किया था, तब आप राजतंत्र को सही मानकर चलेंगे। देखिए, जो क्वेश्चन आएगा उस वक्त आपको उस वक्त अपने माइंड से उसका आंसर अच्छे से निकालना होगा। आप इसमें इस तरह से फंस नहीं सकते कि नहीं नहीं वहाँ तो बर्नी के विचारों में ऐसा स्टेटमेंट था तो इसका तो आंसर यही होगा। ये क्वेश्चन थोड़े घुमाने वाले रहेंगे बर्नी के, तो आप अच्छे से इनके विचारों को 2-3 बार वीडियो को सुनिए, अच्छी तरह से समझिए कि वो किस सिचुएशन में क्या बात कर रहे हैं। तो आप क्वेश्चन भी उसी तरह से सॉल्व करिएगा कि किस सिचुएशन की बात कर रहे हैं, कि वो राजा का कर्तव्य पूछ रहा है, या वो शासन का कर्तव्य पूछ रहे हैं, वो राजा के गुणों के बारे में बात कर रहे हैं या क्वेश्चन पूछ रहे हैं, या वो राज्य के उद्देश्यों के बारे में क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो ये सारे जो क्वेश्चंस हैं आपको उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करने होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिए। लाइक करने से हमें पता चलता है कि हमारा कंटेंट आपको पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और ऑल बटन को क्लिक करिए ताकि कि सारे नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।